नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से मार्से में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया शुभारंभ। भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा। मजाग सिमेट्री में भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का भी किया निरीक्षण। फ्रांस के सफल दौरे के बाद अमेरिका रवाना हुए पीएम मोदी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों पर अहम चर्चा होने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एरो इंडिया में डिफेंस इनोवेशन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनने पर जोर। कहा, आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में सेनाओं की अहम भूमिका। कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। आम जनता को महंगाई से मिली बड़ी राहत। जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 5 महीनों में सबसे कम 4.31% दर्ज। दिसंबर में यह महंगाई दर थी 5.22%। और अहमदाबाद में तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के सामने 357 रन का रखा लक्ष्य। शुभमन गिल ने जड़ा शतक, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने लगाए अर्धशतक। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने गंवाए 2 विकेट। और सबसे पहले बात करते हैं आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत की। हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश कांग्रेस को लेकर हाल ही में गंभीर टिप्पणी की है, जिसमें कांग्रेस संगठन को उन्होंने पैरालाइज्ड करार दे दिया है। उनके इस बयान पर अब पार्टी बैकफुट पर आ गई है और विपक्ष यानी बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार को घेरने में जुट गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर कांग्रेस संगठन के अंदरूनी हालात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के खुद के मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में क्या हालत है उसको लेकर एक टिप्पणी की है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी को पैरालाइज्ड करार दिया है और दिल्ली चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके लिए भी कांग्रेस के अंदरूनी जो हालात हैं संगठन के, उसको जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह की एक और बानगी अब हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर से नजर आने लगी है। करीब 2 साल पहले चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हिमाचल में जिस तरह से खेमेबाजी की तकरार नजर आई थी, उसकी यादों को हिमाचल सरकार के ही एक मंत्री ने फिर से ताजा कर दिया है। मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश कांग्रेस को पैरालाइज्ड करार देते हुए अपनी ही पार्टी पर जुबानी तंज कसा है। चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन को भी उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा है। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि जब चुनाव आ जाता है तब जाकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है, जबकि उससे पहले जमीनी स्तर पर चुनावों को देखते हुए कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया जाता। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश सरकार में तालमेल की कमी बताते हुए भी इस पर चिंता जाहिर की है। हमने ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग लोगों से खरीदी है, जिससे 3 रुपये किलो जो है वो हमने पर केजी जो है उनसे खरीदी है, और उसकी कैरेज वगैरह, उसकी स्टॉकिंग और कैरेज और फिलिंग और उसकी बैग जो हमें सप्लाई की 4 से 5 रुपये किलो हमने उनको दिया है। चंद्र कुमार की अपनी ही पार्टी को लेकर इस घेराबंदी पर विपक्ष को बैठे बैठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया। शिमला से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है और पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं प्रदेश भाजपा ने भी हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी भगदड़ के आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का संगठन प्रदेश में भी खत्म हो चुका है और चंद्र कुमार ने कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता को ही बयान किया है। चौधरी चंद्र कुमार जी पुराने और वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने दिल की आवाज़, उनके दिल की आवाज़ है जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंगु हो गई है और ये उनकी स्थिति बताता है।
इस पूरे मामले में हालांकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुप्पी साधते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जबकि अंदर खाते पार्टी की मजबूती को लेकर पार्टी नेता बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि चंद्र कुमार के इस बयान ने पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा जरूर कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष अब सरकार को और कांग्रेस पार्टी को घेरता नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। बात अवैध बांग्लादेशियों की। मुंबई एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने 3 बांग्लादेशी भाइयों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक होने का दावा कर इराक भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने वाले व्यक्ति को भी पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ एटीएस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। फर्जी दस्तावेज बनवाकर रायपुर में रह रहे थे बांग्लादेशी। फर्जी दस्तावेज के सहारे भाग रहे थे इराक। भारतीय पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ ही इराक का वीजा बरामद। स्थानीय मोहम्मद आरिफ ने रायपुर में बनाए थे फर्जी दस्तावेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। ये तीनों सगे भाई हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन के रूप में हुई है। तीनों फर्जी दस्तावेज बनवाकर इराक के बगदाद भागने की फिराक में थे। इनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ ही बगदाद का वीजा बरामद किया गया है। ये तीनों मूल रूप से बांग्लादेश के जेसोर जिले के नाबरन गांव के रहने वाले हैं। इन तीनों व्यक्तियों को बांग्लादेशी होने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इनके पास जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उनमें संदेह व्यक्त किया गया है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में इन तीनों को मुंबई से एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जाकर के ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। रायपुर माननीय न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ली गई है। यूसीसी लागू होने और भारत में पकड़े जाने के डर से जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए फर्जी मार्कशीट उन्होंने मोहम्मद आरिफ के जरिए बनवाई थी। मोहम्मद आरिफ फर्जी दस्तावेजों का रैकेट चला रहा था। 26 जनवरी 2025 को थाना टिकरापारा के संतोषी नगर मिश्राबाड़ा से छोड़ करके मुंबई और बाद में इराक भागने की तैयारी में थे। वहां भागने के पूर्व कबाड़ी का धंधा करते थे। 26 जनवरी 2025 को तीनों बांग्लादेशी नागरिक रायपुर से बगदाद जाने के लिए रवाना हुए थे। तीनों हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुंचे थे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ एटीएस ने एटीएस मुंबई नागपाड़ा यूनिट को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लोकल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 318, 4, 338, 340 और 111 भी शामिल हैं। साथ ही भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12B के तहत भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश की। भोपाल में जो सम्मेलन होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 नई नीतियों पर मुहर लगा चुकी है। इन नीतियों से प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उद्योगों की स्थापना में तेजी आएगी। तो देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी श्रेयस द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। एमपी कैबिनेट में निवेशकों के लिए खुला पिटारा। 50 से 150 करोड़ तक निवेश करने पर उद्योगों को 40% तक का प्रोत्साहन। निवेशकों को बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, माल परिवहन पर करोड़ों की रियायत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 10 नीतियों पर मिली मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नवीकरणीय ऊर्जा पर रहेगा फोकस। नई उद्योग संवर्धन नीति से 20 लाख नए रोजगार के पैदा होंगे अवसर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण की दिशा में नई उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश की आय बढ़ेगी, जिसका लाभ गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को होगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि निवेशकों को बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, माल परिवहन पर करोड़ों की रियायत दी जाएगी। उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा
मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। रोजगार देने वाले जो 8 उद्योग है उसमें टेक्सटाइल भी एक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा फोकस न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर रहेगा। 24 और 25 फरवरी को कुल 13.5 घंटे चलने वाली समिट में अकेले रिन्यूएबल एनर्जी पर ही 10.5 घंटे बात होगी। अंबानी, अदानी जैसे बड़े ग्रुप भी इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। पिछली 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी यही फोकस एरिया रहा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसमें ई वाहन निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। समिट के पहले कैबिनेट ने 10 रियायतों को मंजूरी दी है, तो जो 10 नीतियां बनी हैं और जो तरह तरह की रियायतों का ऐलान किया है वो अपने आप में एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे तो इन्वेस्टर्स को बताने के लिए पहले से सरकार के पास सारे नियम होंगे कि हम इन 10 नीतियों को मंजूरी दी है, जिसके तहत वो अपने उद्योग धंधों को लगा सकते हैं और उसमें बड़ा क्लियर होगा कि उनको किस तरह की रियायत दी जाएगी, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैबिनेट में नई उद्योग संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार इससे प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार की व्यवसाय के अनुकूल माहौल और निवेश के अवसर बढ़ाने की दृढ़ प्रतिबद्धता ने जहां मध्य प्रदेश के विकास को गति दी है, वहीं पर्यटन जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाओं को भी तेजी से बढ़ाया है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का पवित्र स्नान करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। माना जाता है कि इस दिन संगम तट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का स्नान महाकुंभ का 5वां सबसे प्रमुख स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम प्रमुख स्नान किया जाएगा। माघी पूर्णिमा पर संगम में पुण्य की डुबकी। माघी पूर्णिमा पर आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड। हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा महाकुंभ क्षेत्र। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। महाकुंभ सनातन संस्कृति और भक्ति का जीवंत प्रतीक। माघी पूर्णिमा के पुण्य योग का ही श्री गणेश होते ही संगम तट पर घंटा, घड़ियाल और शंखनाद के साथ 44 घाटों पर श्रद्धालुओं ने महास्नान किया।
त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले हर हर गंगे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अमृत पान को संगम में समाने लगे। संगम तट के दोनों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दिए। माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महापर्व महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उनका कहना था कि वे महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. We enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing. Dealing with their beliefs, bathing, coming together, being as one community, one crowd. You have to be here to feel it. महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान के दौरान प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ रही। संगम से 15 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। लखनऊ में सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ क्षेत्र में की गई व्यवस्था की प्रशंसा की। प्रयागराज में आके इतना आनंद आ रहा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देख के बहुत खुश हैं। जहाँ से हम चले हुए हैं बहुत बढ़िया सारा अरेंजमेंट जो किया गया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। जैसे हम आए तो अफवाहें थी कि बहुत ज्यादा भीड़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। महाकुंभ मेले में व्यापारियों की ओर से हो रही ओवर प्राइसिंग की शिकायतों पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदर ने कहा कि उन लोगों की पहचान की जा रही है जो ऐसा कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय अगर कुछ व्यक्ति अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण मुनाफाखोरी को बढ़ाने के कारण इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त होते हैं तो वो जिले की छवि को और प्रदेश की छवि को खराब करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उन पे हम कड़ी कार्रवाई भी अभी करने जा रहे हैं। महाकुंभ का माघ पूर्णिमा का ये पावन पर्व सनातन संस्कृति और भक्ति का जीवंत प्रतीक है, जहां आस्था और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ जनता दिव्य भव्य व्यवस्था की तारीफ कर रही है, हर दिन संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव व्यवस्था और संख्या पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बागपत में बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन का हवाला देते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। हमारे प्रयागराज में आइए 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत है चोरी छिपे। उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। निशाना बिल्कुल साफ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे खतरनाक बीमारी कैंसर के टीके की। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में कैंसर की वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने कॉलेज को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है। जयपुर के हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन। कैंसर से किसी की नहीं होगी मौत। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में बनाई जा रही है कैंसर की वैक्सीन। कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके होगा पहले फेज का ट्रायल। देश में लगातार कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर अब दुनिया में इसके वैक्सीन को लेकर भी खूब जोर शोर से चर्चा होने लगी है। राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के श्री राम कैंसर सेंटर में वैक्सीन को लेकर शोध लगातार जारी है। माना जा रहा है कि यह वैक्सीन गॉल ब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर के इलाज में उपयोगी होंगे। यह वैक्सीन कैंसर को खत्म करने और इसके दोबारा बढ़ने से रोकने में मदद करती है। ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डेंड्राइटिक सेल बेस्ड वैक्सीन। फिर वैक्सीन कहते हैं वो, फिर इंटरवेंशन है तो बट उसको बोलते ही डीसी बेस्ड वैक्सीन है। बेसिकली वैक्सीन इसको नहीं है, इम्यूनोथेरेप्यूटिकल अप्रोच है और ये मोर ऑफ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है, यानी कि जिसको डिजीज़ हो गई है, जो सफ़र कर रहा है, ये उसके लिए। दरअसल महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में 4वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रांसलेशन कैंसर रिसर्च एंड इम्यूनोथेरेपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश के 14 राज्यों से 22 प्रतिष्ठित संस्थानों के कैंसर रिसर्चर और 9 विख्यात विदेशी वक्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट क्लार्क, डॉक्टर नीना भारद्वाज, डॉक्टर गोपाल सिंह कुंडू, डॉक्टर लीना हिल्किवी क्लार्क और कई अन्य विशेषज्ञों ने कैंसर अनुसंधान पर अपने नवीनतम निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इसी कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि वायरस इन्फेक्शन के जरिए भी कैंसर बढ़ रहा है। Challenge now is how to combine all these novel checkpoint therapies with other agents in the field. They are approved for many kinds of cancers, and it's going to be very exciting to see what else we can do with them. जयपुर में आए दुनिया भर के कैंसर विशेषज्ञों ने कैंसर की दिशा में हो रहे रिसर्च को उत्साहजनक बताया और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम की बात भी कही। कैंसर का इलाज महंगा और जटिल होने के कारण नई वैक्सीन इस दिशा में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। अगर यह ट्रायल जयपुर में सफल रहा तो कैंसर की दिशा में चल रहे उपचार और बचाव के उपायों को लेकर के चिकित्सकों को भी और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब खबर दिल्ली से। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 2 सिखों की हत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला दिल्ली में सरस्वती विहार इलाके में 1 नवंबर 1984 को सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस घटना में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व कर भीड़ को उकसाने का आरोप है। उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। साथ ही उनके घर में लूटपाट भी की गई थी और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल किया गया था। सज्जन कुमार को दी जाने वाली सजा की मियाद पर कोर्ट 18 फरवरी को सुनवाई करेगा। और इस मामले में एडवोकेट एजाज फुल्का ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने सज्जन कुमार को 1984 में 2 सिखों की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। CBI Special Court Judge Kaveri Babeja has convicted Sajjan Kumar for the murder of 2 Sikhs in 1984, Sikh genocide. Now this is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. This case was reopened. तो आज के भारत@7 में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।